आज की वीडियो में हम कला शिक्षा यानी आर्ट इन एजुकेशन का इकाई 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 1 और 2 हम कर चुके हैं। जल्दी ही मैं 4 और 5 भी आपको यूनिट करा दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल ही पास आ चुके हैं और कई बच्चों के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, जिनके स्टार्ट हो चुके हैं वो खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। बाकी मैं यहाँ पर बहुत जल्द कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं 5 यूनिट करा सकूँ। तो आज हम शुरू करते हैं इकाई 3 को, यूनिट 3 को, जिसका नाम है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, दृश्य कला व शिल्प। तो दृश्य कला क्या होती है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आपने पढ़ा था कि आर्ट के 2 फॉर्म होते हैं, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। तो अब आपका ये जो यूनिट है ये पूरा ही विजुअल आर्ट के ऊपर डिफाइन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दृश्य कला होती क्या है, विजुअल आर्ट होती क्या है। तो मैं एक बार आपको मोटा मोटी बता देती हूँ कि विजुअल आर्ट वो होती है जो हम आँखों से देख पाते हैं, जो चीज़ हमारे सामने रखी हो, कोई कलाकृति हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सुंदर लग रही हो, जिसे बनाया गया हो किसी शिल्प के माध्यम से, किसी कलाकारी के माध्यम से, जिसे हम आँखों से देख पाते हैं, वो होती हैं दृश्य कलाएं। जबकि जो परफॉर्मिंग आर्ट होती है, प्रदर्शन कला होती है, वो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस मान के चलिए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट, इसके अंदर हम कोई स्टेज परफॉर्मेंस या फिर कोई नाटक मंचन इनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि चित्रकलाएं हो गई, पेंटिंग्स, रंगोली और स्कल्पचर, दीवारों पर जो चित्र होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। और जो पहला टॉपिक है आपका वो है दृश्य कला के विभिन्न साधनों द्वारा प्रयोग। कि जो दृश्य कला होती है, विजुअल आर्ट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसे हम देख पाते हैं, छू पाते हैं। कोई पेंटिंग हो गई, कोई ड्राइंग हो गई, कोई भी मूर्ति हो गई, ऐसी कोई किसी सतह पर कोई कलाकृति बनाई रही हो, ये होता है विजुअल आर्ट। तो इसके विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? साधन कौन कौन सी चीज़ों से आप विजुअल आर्ट कर पाओगे। अब देखो, इसमें नाटक वाटक तो करना नहीं है, तो ना हमें स्टेज चाहिए, ना हमें गहने चाहिए, तो ये चीज़ें तो आएंगी नहीं। तो ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आप इस पर दिमाग लगाएं। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो साधन दिए गए हैं हम उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया है पेस्टल रंग यानी पेस्टल कलर, आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। ये कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑयल पेस्टल भी हो गए, सूखे पेस्टल भी आते हैं, कई तरह के पेस्टल होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये पेस्टल कलर होते हैं ये शुद्ध और साधारण चित्रकला का एक माध्यम होते हैं। तो इससे अगर नॉर्मली बच्चे छोटे भी हैं तो ऑयल पेस्टल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ये खुरदरी बुनावट वाले कागज़ पर प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप जो ऑयल पेस्टल कलर हैं आपके पास या किसी भी टाइप का पेस्टल कलर है, उसे खुरदरी कोई सतह होगा, गत्ता हुआ, या फिर आप कह लीजिए कैनवास होता है, या जो बकरम आता है कपड़ा, उस पर भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनती है। रंग का चूर्ण अलग कर दें। हाँ, अगर आप प्लेन शीट पर बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें ना ऑयल पेस्टल जो कलर होते हैं या जो भी पेस्टल कलर होते हैं उसको थोड़ा आपको घिसना पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है उसको फूंक मारकर या फिर अच्छे से कॉटन की मदद से आप हटा दीजिए। कांच के फ्रेम में संरक्षण, अगर आप इन पेंटिंग को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं जो पेस्टल कलर से बनी होती हैं, तो आप इनको कांच के फ्रेम में करवा कर रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी देर में कठिनाई आती है इसकी, क्योंकि इसके जो कलर होते हैं वो थोड़े फेड होना भी शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं पेस्टल कलर की। आगे हम बात करेंगे पोस्टर कलर। तो पोस्टर कलर कौन से होते हैं? ये अपारदर्शी और जल रंग की भांति होते हैं। जो वाटर कलर होते हैं ना, आपने वाटर कलर देखा होगा, तो वैसे ही होते हैं पोस्टर कलर भी, और ये अधिक गाढ़े होते हैं अगर बात की जाए तो वाटर कलर के मुकाबले। और ये विभिन्न पोस्टर और चित्र बनाने के लिए काम आते हैं, और इसका प्रयोग आप जल रंगों के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेंटिंग में आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं कहीं आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं चलता इतना दोनों में, काफ़ी जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है वही बता पाएगा दोनों में डिफरेंस। अदरवाइज नॉर्मल पीपल को, हम तुम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पोस्टर कलर है और कौन सा वाटर कलर है। काफ़ी आकर्षक होती है इसकी जो पेंटिंग्स वगैरह बनती हैं, वो दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती हैं।
थर्ड नंबर पे एक्रिलिक कलर है। एक्रिलिक कलर आपने अगर यूज़ भी किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो ये वैसे ही जल्दी जल्दी सूखता भी जाता है, तो ये जल्दी से भी सूख जाता है। और पिगमेंट के साथ इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है। पिगमेंट मीन्स आप टूथपिक जो होती है उससे आप ऐसे डॉट 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 करके यूज़ कर सकते हो, और आप कॉटन की मदद से पिगमेंटेशन दे सकते हो। इस तरीके से ना बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनकर आती हैं। ये पानी में घुलनशील होता है, कैनवस पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और ये सूखने पर थोड़ा सा पारभासी हो जाता है। इसके बाद है आपका रंगोली सामग्री। तो रंगोली सामग्री में क्या क्या आ सकता है? पहली बात तो रंगोली जो है वो प्राचीन भारतीय लोक कला है, बहुत ही पुराने टाइम से ये यूज़ हो रही है। एक आप लेप द्वारा रंगोली बना सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बल्कि लीप कर, आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब मिट्टी के घर होते हैं तो वाइट कलर का कोई चूना या फिर कलर से लीप कर भी रंगोलियां या फ्लावर वगैरह बना दिए जाते हैं, स्वागत देते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं, आपने अगर कभी देखा हो तो। और प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा जैसे आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्राकृतिक वस्तुओं में आप लकड़ी का बुरादा मिल गया, आपको पत्ते मिल रहे, सूखे मिल रहे, कुछ भी आप जो है रंगोली में यूज़ कर सकते हो। वर्तमान में कागज़ की रंगोलियाँ बहुत प्रचलित है। आजकल अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने जाओगे तो आपको बाज़ारों में ऐसी बनी बनाई रंगोलियाँ मिलेंगी पेपर के ऊपर, तो ये भी एक साधन है इसका। दूसरा है फूलों द्वारा, पेपर द्वारा, तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप से रंगोली वगैरह बना सकते हो, ये रंगोली के साधन हो सकते हैं। फिर आता है क्ले यानी मिट्टी, तो इससे आप क्या करोगे, मूर्ति बना सकते हैं। और इसमें सूक्ष्म रामक विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा मिट्टी से क्ले मॉडलिंग कर रहा होता है तो उसकी जो फिंगर्स होती है ना वो काम करती हैं, और काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों से काम किया जाता है। इसमें मेहनत का सम्मान बच्चे को पता चलता है कि एक छोटी सी चीज़ को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो वो मेहनत या फिर श्रम का सम्मान करना सीखते हैं। समय का सदुपयोग होता है, ये सस्ता साधन है मिट्टी वाला, और इसमें नक्काशी कार्य होता है, और बर्तन वगैरह बनाना बच्चे सीख सकते हैं स्टार्टिंग में जब आप उनको सिखाएंगे। उसके बाद आता है अन्य मिश्रित सामग्री यानी मिक्स्ड मटेरियल। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपके घरों में अनयूज चीज़ें होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, पुराने कपड़े हों और मिट्टी हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसमें? विजुअल आर्ट में। तो अनुपयुक्त चीज़ों का प्रयोग, वस्तुओं का पुनः प्रयोग, जैसे कोई आपने बॉटल पानी की पी और फिर वो वेस्ट करने की बजाय हम उसमें पौधा लगा रहे हैं, तो आप एक विजुअल आर्ट को जन्म दे रहे हैं, साथ ही साथ अनयूज चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ों का आप इसमें खूब यूज़ कर सकते हैं विजुअल आर्ट के अंदर। घरेलू चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्माण प्रक्रिया में आप संलग्न रह सकते हैं। तो ये था आपका साधन। अब हम बात करेंगे दृश्य कला की विभिन्न विधियाँ यानी मेथड। अब हमारे पास चीज़ें तो आ गई, लेकिन अब हम मेथड क्या क्या लगाएं, किन किन तरीके से विजुअल आर्ट्स की जाती हैं। तो विजुअल आर्ट के अंदर सबसे पहले आता है आपका चित्रकला व चित्रकारी यानी ड्राइंग और पेंटिंग। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चा स्टार्टिंग में ही शुरू कर देता है करना, विजुअल आर्ट से जुड़ जाता है बच्चा। इसमें पेंसिल व रंगों से चित्रकला की जा सकती है ड्राइंग के अंदर। और अगर पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग कई तरीके की होती है, चाहे वो धागे से कर लो, स्प्रे पेंटिंग कर लो, थ्रेड पेंटिंग कर लो, कई तरीके की पेंटिंग हो सकती है, जिनके लिए हमने जो ऊपर साधन पढ़े थे, डिफरेंट कलर्स पढ़े थे, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है चित्रकला और चित्रकारी में कि रंगपूर्ण और अधिक आकर्षक होता है, इसलिए छोटे बच्चे पेंटिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। बचपन से ही बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इससे उनका कौशल विकास भी होता है। जैसे कि कई पेंटिंग ऐसी होती है जिसमें बच्चे प्रिंट करना सीखते हैं। प्रिंट कैसे, ठप्पे लगाते हैं, जैसे लेडी फिंगर से लगाया, और जितनी भी सब्जियां हो गई, पत्तों से प्रिंट करना, अपना थंब इम्प्रेशन से पेंटिंग बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सेकेंडली आता है आपका कोलाज निर्माण, कोलाज मेकिंग। इसमें क्या होता है कि कागज़ या अपशिष्ट पदार्थ, चाहे वो कागज़ हो या कोई भी वेस्ट चीज़ें हैं आपके पास, न्यूज़पेपर हो गया, गत्ता हो गया, कुछ भी, उसको ना काट कर या फाड़ कर फिर चिपकाना, और इस तरीके से बनता है कोलाज। तो साधारण और संयुक्त कोलाज दो तरीके होते हैं। आप या तो एक ही कलर के सारे आपने पन्ने फाड़े हैं या फिर आप डिफरेंट फाड़े चिपका रहे हैं, तो वो संयुक्त कोलाज होता है। इसे हम जोड़ चित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम
कि चीज़ों को कहीं और से फाड़ कर कहीं और चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। जब प्राथमिक स्तर पर हम ये कोलाज बनवाएंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बच्चों को सीजर नहीं देनी है, बल्कि उनको पेपर्स को फाड़ कर कोलाज बनाना सिखाना है। और यकीन मानिए कि कैंची से काटे हुए कोलाज और हाथ से फाड़ के चिपकाए हुए कोलाज मतलब बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और हाथों से जो फाड़ कर भी उल्टे सीधे पेपर फाड़ कर भी चिपका दो तो भी कोलाज बहुत अच्छे बन के आते हैं। इससे सौंदर्य बोध भी बच्चों के अंदर आता है। अगला है कठपुतली व मुखौटे बनाना। तो कठपुतलियाँ किस किस तरीके से बनाई जा सकती है? उंगलियों से, उंगलियों पर पेंटिंग करके आप कठपुतली बना सकते हो, मोजे द्वारा बना सकते हो। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कि किस तरीके से कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। कागज के थैलों से कठपुतलियाँ बन जाएंगी और दस्तानों से भी बन जाएंगी। आपने देखा भी होगा दस्तानों को हाथों में डालकर और फिर किस तरीके से मिमिक्री की जाती है और जो आपका कठपुतली है वो रेडी हो जाता है। बात करें मुखौटों की तो कागज़ के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। कागज़ के थैलों से भी मुखौटे बनाए जा सकते हैं क्योंकि उसका पेपर थोड़ा मोटा होता है। आप लुगदी द्वारा भी मुखौटा बना सकते हो और कार्डबोर्ड द्वारा भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप मुखौटे बना सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर लुगदी, जिसे पेपर मैशी भी कहते हैं। अब लुगदी आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा या आपको पता ही होगा कैसे बनता है कि कागज़ को या फिर न्यूज़पेपर को फाड़ और पानी में भिगो कर, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आप लुगदी से क्या क्या कर सकते हो? एक तो कार्डबोर्ड बना सकते हो, क्योंकि अगर आप लुगदी बनाने के बाद जब उसको प्लेन करके सुखा दोगे तो आपके पास एक पेपर मोटा सा तैयार होकर आ जाएगा। आप रफ़ कागज़ भी बना सकते हो। घर पे यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो। बेकार कागज़ों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हो और कोई भी आकार दे सकते हो। आप चाहो तो हार्ट शेप का आप कार्डबोर्ड बना लो, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो आपका मन करता है। एक बार अगर आपने लुगदी बना ली तो फिर उसके बाद आप कोई सा भी शेप उसे दे सकते हो। इसके बाद आता है क्ले मॉडलिंग। तो क्ले मॉडलिंग अभी हमने ऊपर भी देखा था। इसमें गोलाकार व अन्य आकार स्टार्टिंग में बच्चों को मतलब बताया जाता है कि गोल बनाओ, प्लेट बनाओ, इस तरीके से। फिर कॉइल बनाना सिखाते हैं, ये भी वृत्ताकार ही होता है। और इसमें क्या होता है कि मिट्टी को दबाना, मारना, उसको नरम करना, मिट्टी को थपथपाना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और फल व सब्जियों के आकार देना भी बच्चों को धीरे धीरे फिर हम सिखाना शुरू करते हैं। क्ले मॉडलिंग के फ़ायदे भी आपको लिखने हों तो इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कि बच्चा सूक्ष्म चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता है कि जब वो आम बना रहा होगा तो वो आम की शेप को माइंड में लेगा और फिर आम की शेप देने की कोशिश करेगा क्ले को। इसमें सूक्ष्म ग्रामक विकास होता है। श्रम का महत्व तो सीखता ही है बच्चा और एकाग्रता आती है बच्चे के अंदर, फोकस करता है किसी चीज़ के ऊपर। आप चाहें तो इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी डाल सकते हो पॉइंट्स। उसके बाद है आपका पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पेपर से बनती हैं, चाहे वो थैले बनाओ, आप पेपर से बटरफ्लाई बनाओ, एनिमल बनाओ, मतलब जितनी भी चीज़ें, आप फ्रेम बना लो, आप एरोप्लेन बनाओ, नाव बनाओ, सारा आपका पेपर क्राफ्ट में आ जाएगा। तो इसमें सजावट की वस्तुएं बहुत ज़्यादा बनती है, जैसे लड़ियाँ बना ली घर पे सजाने के लिए, शुभ दीपावली वगैरह बनाया। और इसको काट कर फोल्ड करके रंगीन कागजों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। 3D निर्माण की अगर बात करें तो इसमें शेडिंग द्वारा जो है वो 3D इफेक्ट दिए जाते हैं शेप्स को या किसी भी चित्र को। और गणित में तो खासकर 3D आकार देने, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड अगर आपको पढ़ाना हो तो आयत आयतन पढ़ाते समय आपको 3D इमेज वगैरह बच्चों को सिखानी पड़ती है। 3D निर्माण से वास्तविकता आती है, क्योंकि 3D डायमेंशन में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वो पूरे तरीके से समझ में आती है और ये काफ़ी रोचक होता है, बच्चे इसमें खूब इंटरेस्ट लेते हैं। आगे है गतिविधि फाइल का संरक्षण। किस तरीके से एक्टिविटी फाइल जो बनती है उसको आप मेंटेन करेंगे। पहला तो अच्छे कागज़ों का प्रयोग। अगर आप इतनी मेहनत करके एक्टिविटी फाइल बना ही रहे हैं या आप बच्चों से बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि जिन कागज़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो एटलीस्ट मोटे हों और मतलब लॉन्ग टाइम तक चलें। उसके बाद फोल्डर मजबूत और लैमिनेटेड होना चाहिए। जो भी फोल्डर आप यूज़ करें जिसमें भी आपको एक्टिविटीज़ लगानी है उसका फोल्डर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर फोल्डर ख़राब हुआ तो फिर अंदर की सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी।
आपको क्या करना है, नमी वाली जगह से, पानी वगैरह से फाइल को दूर रखनी है, और जो भी आपने उसमें काम रखा है वो क्रमानुसार हो कि आप कोई भी चीज़ ढूंढे और अचानक से आपको मिल जाए। और इंडेक्स वगैरह बना के रखना चाहिए ताकि कोई भी आपको पेंटिंग ढूंढनी हो आप इंडेक्स में देखें और डायरेक्ट खोल लें, पूरी फाइल नहीं आपको चेक करनी पड़ेगी। और संरक्षित मतलब सुरक्षित स्थान पर किसी भी अच्छी सी अलमीरा या टेबल या ड्रॉर में आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है जो क्षेत्रीय कला रूप यानी कि रीजनल आर्ट फॉर्म्स। हम इसमें बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर जो कलाएं की जाती हैं उसकी। तो सबसे पहला है वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग में क्या होती है, ये दीवारों पर की गई कलाकृति, इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग, उड़ीसा में पटचित्र, कोलकाता में कालीघाट और मध्य प्रदेश में गोंद पेंटिंग। तो इस तरीके से वॉल पेंटिंग जो है अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्षेत्रीय कला रूप बताने हैं तो आपको क्षेत्रों के नाम भी लिखने ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है फ्लोर पेंटिंग। तो फ्लोर की अगर बात की जाए तो ये ज़मीन पर बनाई जाती है, जिसमें कि रंगोली सबसे ऊपर आएगा और ये पूरे ही भारत में बनाई जाती है। उसके बाद बिहार में अल्पना एक नाम की जो आपकी फ्लोर पेंटिंग है वो की जाती है। उत्तर प्रदेश में चाकपूर्णा, उत्तराखंड में आइपन। आइपन आपने देखा होगा, लाल रंग का कलर होता है जिससे लीप कर जो है फ्लोर पर एक पेंटिंग बनाई जाती है फ्लावर शेप की। राजस्थान में सांजी और बिहार में मिथिला। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये क्षेत्रों के नाम भी हो जाएंगे। अगला टॉपिक है दीवार भित्ति चित्र यानी वॉल म्यूरल्स इसको कहते हैं। ये बेसिकली दीवारों पर ही होती है या फिर दीवार जो सीलिंग होती है हमारी दीवार की जो छत होती है नीचे की साइड की, उस पर किया जाता है। ये बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए दीवार और छतों पर कर सकते हैं। ये चमकदार रंगों का इसमें प्रयोग होता है और गाढ़े रंगों का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है रिलीफ दीवार कला यानी रिलीफ वॉल आर्ट की बात की जाए तो इसमें 3D तत्वों का समावेशन होता है। मतलब जो पेंटिंग होती है वो उभर के बाहर की तरफ आती है और इसमें क्ले, पीओपी और चाकू वगैरह की मदद से जो है ये बनाई जाती है। अगर आप रिलीफ दीवार कला देखना चाहें तो आप अगर गूगल वगैरह करेंगे आपको दिखाई दे जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें ना जैसे पीओपी वगैरह यूज़ और सीमेंट का यूज़ करके उभार के पेंटिंग को दिखाया जाता है। मिस्र में ये प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण था और सजावट और सौंदर्यपूर्ण होता है ये। इसमें हाथ की कारीगरी जो होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है। अगला टॉपिक है पाठ्यचर्या पर आधारित दृष्टांत कथा, कॉमिक स्ट्रिप और स्क्रॉल। तो तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो है आपका दृष्टांत कथा। तो इसमें क्या होता है कहानी वाचन, यानी आपको क्या करना है, कोई कथा सुनानी है, कोई कहानी बतानी है बच्चों को क्लासरूम में। तो आप चित्रों के द्वारा अगर बता रहे हो या एग्जाम्पल देकर बता रहे हो तो आप कहोगे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दृष्टांत आप प्रयोग कर रहे हो, चित्रों का प्रयोग कर रहे हो। सेकेंडली कॉमिक स्ट्रिप की बात की जाए तो इसमें कॉमिक को किस तरीके से या किसी भी कहानी को कॉमिक में बदलकर पढ़ाना होता है। इसमें क्या होता है कि से बनाकर छोटे छोटे बॉक्सों के अंदर ना छोटी छोटी क्या डायलॉग्स वगैरह या चित्र वगैरह बनाकर दे जाते हैं और फिर बच्चे बिना पढ़े भी समझ जाते हैं कि ओवरऑल स्टोरी क्या है। तो इससे बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होता है। फिर आता है स्क्रॉल यानी अधूरे वृत्तों द्वारा कहानियों को जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाकर दिखाया आपको, अगर आप ये देख रहे होंगे स्क्रॉलिंग, तो इसमें आधे आधे जो सर्कल है उनको जोड़ा गया है और एक सर्कल दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ना बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन स्क्रॉल्स को। हम इसमें अगर छोटे बच्चे हैं तो पूरा वर्णमाला लिख सकते हैं या टूटी टेबल लिख दी हमने या कोई कहानी के चित्र पेस्ट कर दिए, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या होता है सरलता से बच्चे समझ जाते हैं और रुचिकर होते हैं। ये तीनों ही लंबे समय तक बच्चे को याद रहेगा, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और सौंदर्य बोध बच्चों के अंदर विकसित होगा। आर्ट की कोई भी चीज़ हो, सौंदर्य बोध तो बच्चों के अंदर विकसित होना ही होना है। अगली जो टॉपिक है हमारा वो है दृश्य कला व शिल्प का अन्य विषयों के साथ पाठ्य योजना और गतिविधि में एकीकरण। मतलब जो अदर विषय होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप एक्टिविटी या फिर लेसन प्लान जब दोगे क्लासरूम में तो आर्ट का क्या चीज़ आप उठाओगे, क्या यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस एकीकरण इंटीग्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं।
पहला, चिंतन कौशल का विकास होता है। जीवन पर्यंत अधिगम मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है बच्चे की। जीवन से वो जोड़ पाता है ज्ञान को। छात्रों इसमें सक्रिय एक्टिव मतलब पार्टिसिपेशन, बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं अगर आप क्लासरूम में चित्र वगैरह चार्ट वगैरह दिखाते हो तो। और विषय वस्तु का समग्र ज्ञान भी बच्चे को होता है। अब हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में 3 सब्जेक्ट बोले हैं और सब्जेक्ट के नाम नहीं बताए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पर 3 करा रही हूँ। इससे पहले भी मतलब पहले की भी यूनिट में ये इंटीग्रेशन वाला आया था, यूनिट 2 में शायद, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ पर मतलब 4-5 सब्जेक्ट के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है आर्ट को। तो जब आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो आप आर्ट को कैसे एक्टिविटीज़ में ला सकते हो? आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फल क्ले से बनवा सकते हो। आप साइंस के टीचर हो बट आप क्ले से फल बनवा रहे हो, दैट्स मीन आपने आर्ट को इंटीग्रेट कर लिया अपनी एक्टिविटी में। और इनका वर्गीकरण और विशेषता बताएंगे। आप बच्चों से मैंगो बनवाइए, उसके बाद मैंगो के बारे में सारे फीचर्स लिखवाएंगे। अगर आप भाषा के टीचर हो और लैंग्वेज पढ़ाते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कविता या कहानी को पढ़ाते समय चित्रों का या फिर पपेट का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आर्ट को यूज़ कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को पढ़ाने में। उसके बाद अगर आप मैथ के टीचर हैं और आर्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट के अंदर जो 3D आकार होते हैं, 3D शेप्स होती हैं, क्ले से वो बनवा सकते हो। क्ले से नहीं बनवाना हो तो आप पिक्चर पे शेडिंग से बनवा सकते हो और फिर उनकी विशेषताएं समझा सकते हो कि ये वाली शेप ये होती है, इनका क्षेत्रफल ये होता है, आयतन ये होता है। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, जानकारी हैं, आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो और इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर पाओगे आर्ट को अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो पक्का है क्योंकि ये 2 यूनिट्स में आ चुका है। ये यूनिट 2 में भी था और अभी यूनिट 3 में भी है। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें और आई होप कि ये वाली यूनिट आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और अब यूनिट 4 भी कराएंगे।